वेलकम एवरीवन। आज हम कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि एक सैम्पल पेपर है और क्लास है +2। तो इसके आंसर जो है आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है ट्रू फॉल्स 10 नंबर के लिए। ठीक है, तो बारी बारी से हम ये मतलब मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर केस सेंसिटिव, तो इसका आंसर होगा हमारे पास फॉल्स। डाटा रिडंडेंसी मीन्स द रिपीटेशन ऑफ द डाटा, इसका आंसर भी हमारा होगा ट्रू। और a null value is the same as a zero or blank space, it's false. The collection of record is called a file, ये सही है, ट्रू होगा इसका आंसर। और PLSQL का जो फुल फॉर्म है प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये भी सही है, ट्रू होगा इसका आंसर। सो बिगिन सेक्शन इज ऑप्शनल इन PLSQL ब्लॉक, ये फॉल्स होगा, बिगिन जो है वो मैंडेटरी सेक्शन है। और नेट बैंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ऑनलाइन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग, इसका आंसर जो है वो ट्रू होगा। और एनी बिजनेस मैन कैन बिकम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, इसका आंसर भी ट्रू होगा। और .com एंड .org आर द डोमेन नेम, ये भी सही है। एंड परफॉर्मिंग ट्रांजैक्शन मैन्युअली इज कॉल्ड नेट बैंकिंग, ये फॉल्स होगा। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि है MCQ। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने सिलेक्ट करना है। सो जीरो इज अ डाटा टाइप, तो इनमें से इसका आंसर कोई भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा नॉन ऑफ दिस। द कलेक्शन ऑफ फील्ड इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा रिकॉर्ड। और नेक्स्ट है रिमूव द डेफिनेशन ऑफ ए टेबल इन द डाटाबेस, यानी टेबल को रिमूव करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। सो ड्रॉप इज द आंसर। एंड नेक्स्ट PLSQL is a, इसका आंसर है सुपर सेट ऑफ ए SQL। देन इन PLSQL एन एरर इज कॉल्ड, यानी एरर को हम बोलते हैं एक्सेप्शन। और देयर आर PLSQL ब्लॉक स्ट्रक्चर के सेक्शन पूछे तो इसका आंसर होगा 3 सेक्शन होते हैं हमारे पास। और देन नेक्स्ट है सोशल नेटवर्किंग का एग्जाम्पल, तो इसका आंसर होगा फेसबुक। और जब हम कोई बिजनेस इंटरनेट के द्वारा करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ई-कॉमर्स। और B2B stands for business to business। and online market covers large geographical area। so next आ जाते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, पार्ट ए, व्हाट डू यू मीन बाय database and database management system। so database is basically a collection of information or the interrelated data, यानी इसमें जो हमारा डाटा है वो टेबल्स फॉर्म में सेव होता है रोज और कॉलम में, और जिसके कारण उस डाटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं। ये 3 नंबर का है, तो मेरे हिसाब से इतना डेफिनेशन सही है डाटाबेस के लिए। और DBMS की बात करें हम, तो DBMS बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ों का एक कलेक्शन होता है, एक तो डाटाबेस और सेकेंडली वो मेथड जिनके द्वारा हम डाटाबेस में मतलब किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन करते हैं, लाइक अपडेट करते हैं, रिकॉर्ड और इंसर्ट करेंगे या डिलीट करेंगे। तो ये सब करने के लिए हमें कुछ प्रोग्राम और प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। तो DBMS जो है ये डाटाबेस और उन मेथड्स का एक कलेक्शन या कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सो डेफिनेशन में हम सिंपली लिख सकते हैं, पहले तो आप इसकी एक लाइन ऐसे भी लिख सकते हैं कि DBMS का फुल फॉर्म जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम which enable user to access database, manipulate data, reporting and presentation of the data, यानी ये कलेक्शन होता है, एक तो प्रोग्राम्स और सेकेंडली डाटाबेस। और डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा है उसको कैसे आपने मतलब उसमें चेंजेस करने हैं, रिपोर्टिंग करनी है या अपडेशन डिलीशन करनी है, वो सब करने के लिए आपको मतलब इस काबिल बनाता है आपको DBMS। और सेकंड डेफिनेशन अगर आपको ये ध्यान मतलब ऊपर डाटाबेस की है, फिर DBMS की डेफिनेशन है। और अगर आपको ये वाली लाइन याद नहीं हो रही है तो आप सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हो, DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डाटा। इंटररिलेटेड डाटा मतलब डाटाबेस। सो DBMS इज अ कलेक्शन ऑफ द डाटाबेस
एंड द सेट ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स टू असेस दैट डाटा। यानी जो इंटरलेटेड डाटा है या जो भी डाटा आपके डाटाबेस में है, ठीक है, वो डाटा और साथ में वो मेथड जिनके द्वारा हम उस डाटा को एक्सेस करवाते हैं उसको बोलते हैं हम डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और हिंदी में इसका आंसर हम सिंपली लिखेंगे, डाटाबेस एक संबंधित डाटा का कलेक्शन है जिसे इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि उसे आसानी से हम एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सकें। और इसकी सेकंड डेफिनेशन है, डाटाबेस एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या सूचना का समूह होता है जिसे इस प्रकार ऑर्गेनाइज या व्यवस्थित किया जाता है जिस कारण हम उस इंफॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस, मैनेज और अपडेट कर सके। और डाटाबेस में जो भी डाटा आपका स्टोर होगा उसको आप क्विकली मतलब बड़ी तेजी से और आसानी से जो भी आपको चाहिए होता है वो आप रिट्रीव कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और डीबीएमएस में आप लिखोगे, डीबीएमएस बेसिकली प्रोग्राम का एक कलेक्शन है जो यूजर को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एक डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को स्टोर, मैनेज और एक्सट्रैक्ट करने में सक्षम बनाता है। यानी इसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि यूजर को वो फैसिलिटी देता है कि आप बड़ी आसानी से डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा और इंफॉर्मेशन है उसको आप स्टोर, मॉडिफाई और रिट्रीव कर सके। और बेसिकली ये जो डीबीएमएस है ये प्रोग्राम और डाटा के बीच एक लेयर की तरह काम करता है, ठीक है। सबसे पहले प्रोग्राम डीबीएमएस को एक्सेस करते हैं और उसके बाद डीबीएमएस से हम डाटा को एक्सेस करते हैं यानी हम डाटाबेस को यूज कर पाते हैं। अगर ये वाला नहीं लिखना है तो आप सिंपली ये डेफिनेशन लिख सकते हैं कि डीबीएमएस का पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्रोग्राम का पूरा कलेक्शन होता है जिसके द्वारा यूजर डाटाबेस को क्रिएट, डिलीट और मेंटेन कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑनलाइन रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सिंपली मतलब है कि किसी भी टाइप का कोई आपकी सर्विस है, लाइक आपके पास होटल्स है, सिनेमा हॉल है या और कोई भी फैसिलिटी आप देते हैं, जिस टाइप का आपका बिजनेस है तो उसके लिए आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि कोई ऑनलाइन आपकी सर्विसेज को बुक कर सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास होटल है और जब आपके पास पहुंचेंगे, हाथ से पैसा पकड़ाएंगे तभी आपका रिजर्वेशन होगा, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब है कि सपोज मैं दिल्ली में हूं और मुझे शिमला घूमने जाना है तो मैं शिमला का कोई भी होटल दिल्ली से बुक कर लूंगा ताकि जब मैं वहां पे पहुंचूं तो मेरे को किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम सिंपली लिखेंगे, ऑनलाइन रिजर्वेशन का उपयोग करके हम घर बैठे बस, ट्रेन, हवाई टिकट, होटल की बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये सब रिजर्वेशन हम कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके। और ये हमको ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम ऑनलाइन किसी भी सर्विस को बुक कर सकते हैं। और जितने भी टूरिज्म वगैरह बिजनेस होते हैं ये सब इस रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हैं और इनके लिए काफी फायदेमंद होती है ये, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है, इट्स क्विकर एंड इजियर टू बुक ऑनलाइन। यानी ये काफ़ी फास्ट होता है ऑनलाइन रिजर्वेशन और काफ़ी आसान भी है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई हम ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो कुछ एयरलाइंस कुछ इंसेंटिव्स वगैरह देती है, मतलब कुछ रियायत दे देती है किराए में। तो इस तरह मतलब वो बोलते हैं कि अभी अभी बुक करें तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, 30% डिस्काउंट, 20%, तो ये सब मिलता रहता है। और बुकिंग ऑनलाइन मीन्स दैट इट्स वेरी इजी टू ट्रैक द प्राइजेस। यानी आप कोई भी सर्विस को आप बुक करना चाहते हो तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि ये वाली कंपनी मतलब हमें कोई सर्विस किस प्राइस में दे रही है और दूसरी किस प्राइस में दे रही है। और ऑनलाइन में आपको बड़े सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, होटल टिकट या किसी भी टाइप के इंटरफेस और सर्च इंजन्स को सर्च करने के लिए। एंड इमीडिएट कंफर्मेशन एज पर सिस्टम अनाउंसमेंट, और जैसे ही आपका सिस्टम मतलब कंफर्म कर देता है आपकी बुकिंग तो तभी का तभी आपको आपका मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा या फिर एक स्लिप जनरेट हो जाएगी ऑनलाइन ही कि आपकी जो सर्विस है वो बुक हो गई है। और किसी भी मतलब कोई भी जैसे सर्विस है तो उसमें आपका अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट के अकॉर्डिंग आप किसी भी टाइप का मॉडिफिकेशन या कैंसिलेशन वगैरह कर सकते हैं जो भी आपने की होगी। हिंदी में सिंपली हम लिखेंगे कि ऑनलाइन बुकिंग एक तेज और आसान है। यदि आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो कुछ एयरलाइंस जो हैं वो आपको क्या करती है, मतलब डिस्काउंट ऑफर करती हैं। और ऑनलाइन बुकिंग का मतलब कि आप अपनी कीमतों को कंपेयर कर सकते हैं। होटल टिकट और इनका जो इंटरफेस होता है वेबसाइट का काफ़ी
इजी होता है यूज़ करना, और सब जगह पे आप मतलब इसको आप सर्च कर सकते हो, और जैसे ही आपका सिस्टम अनाउंस कर देते हैं कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है, तो वो मतलब कंफर्म हो जाती है। और कोई भी आपका अकाउंट बना है किसी भी साइट पे, तो उसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कुछ भी। आप उसकी आप डिसएडवांटेजेस की बात करें, तो कई बार क्या होता है कि मतलब हम जो हमें चाहिए होता है, जैसे हम सपोज हम चाहते हैं कि 40% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट या और कोई फैसिलिटी कि हमें इस पैसे में ये चीज़ें मिलनी चाहिए, तो कई बार हमें मतलब हमारे टाइप की जो डील है वो नहीं मिल पाती है। और अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाता है और आपकी कोई बुकिंग ऑनलाइन है, तब आपका सारा का सारा इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो सकता है, और आपकी बुकिंग भी मतलब उसका कोई आपके पास प्रूफ नहीं होगा कि आपने ऑनलाइन बुकिंग की हुई है। ठीक है। और नेक्स्ट है ऑनलाइन वेबसाइट आपको बनानी होगी। कोई भी आप जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए एक अच्छी वेबसाइट होनी चाहिए, और साथ में एक स्टेबल डाटाबेस उसके साथ अटैच होना चाहिए, और एक रिलायबल होनी चाहिए। और हिंदी में आप सिंपली लिखो कि कभी कभी आपको एक आपके मुताबिक जो सौदेबाजी है वो नहीं मिल पाती है, या जो भी डील आप चाहते हैं। कंप्यूटर क्रैश होने के कारण आपका रिजर्वेशन और भी कोई इंफॉर्मेशन है वो गायब हो सकती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको एक अच्छी वेबसाइट की ज़रूरत पड़ती है, जिसके साथ मतलब एक अच्छा डाटाबेस जो है वो कनेक्ट होना चाहिए, जो अच्छे से काम करें। ठीक है। और एक रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय। सो नेक्स्ट व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देखो, आज का जो जमाना है, मुझे नहीं लगता कि आपको सोशल नेटवर्किंग के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत है। इंस्टा आप यूज करते हो, ट्विटर आप यूज करते हो, फेसबुक आप यूज करते हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो वो सब आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। और रही आंसर की बात, तो इसमें आप सिंपली लिख सकते हो कि सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऐसा मतलब वेबसाइट होता है जो आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा, जिसके ऊपर आप अपना एक पब्लिक प्रोफाइल बना सकते हो, और किसी ने भी उस प्लेटफॉर्म पे कोई अकाउंट बनाया तो उसके साथ आप इंटरेक्ट हो सकते हो, यानी किसी भी टाइप का कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। और इन सोशल नेटवर्किंग की साइट पे जब आपका अकाउंट बन जाता है, तो आप उसमें मैसेजेस सेंड कर सकते हो, पिक्चर अपलोड कर सकते हो, या किसी भी टाइप का पोस्ट आप जो वो कर सकते हो। ठीक है। और दूसरे मेंबर जहां पे आपने अकाउंट बनाया वो भी आपके प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के लाइफ में या आपके फ्रेंड की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है अभी। ठीक है। और हिंदी में आप सिंपली लिखोगे कि सोशल नेटवर्किंग साइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो यूजर को एक सार्वजनिक प्रोफाइल बनाने और वेबसाइट पर अन्य यूजर के साथ बातचीत करने की, मतलब उनके साथ कांटेक्ट करने की अनुमति देता है। एंड आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना कोई भी पेज बना लो या अकाउंट बना लो, इसमें अपने फोटोज, वीडियोस या मैसेजेस पोस्ट करते रहो, और दूसरे लोग भी ये सब देख पाएंगे कि आप जैसे कहीं घूमने जा रहे हो तो उसके पिक्चर्स आप डालोगे, उसका कैप्शन आप डालोगे, तो उनको पता चलता रहेगा कि अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है। और आगे हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो फर्स्ट है, दीज साइट्स अलाउ यू टू सेंड, रिसीव मैसेज एंड अपलोड फोटो एंड वीडियोस। ये सब आपको मालूम है फेसबुक के बारे में, जैसे आप जो जो फेसबुक पे करते हो वो सब लिख सकते हो, यानी आप इसमें मैसेजेस सेंड और रिसीव कर सकते हो, फोटो वीडियो अपलोड कर सकते हो। और सेकेंडली, आपका कोई बिजनेस है, कोई सर्विस आप प्रोवाइड करते हो, कोई प्रोडक्ट बेचते हो, या आप कोई वेबसाइट है आपका, तो वो सब आप इसमें प्रमोट कर सकते हो फेसबुक के ऊपर। और आपको किसी भी टाइप की कोई टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं होती इन साइट्स पे अपना प्रोफाइल या पेज बनाने के लिए। ये फ्री होता है, इंटरनेट कनेक्शन है तो सब कुछ फ्री है। और आप उन लोगों के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो जिनका और आपका इंटरेस्ट जो है वो सेम है। ठीक है। और हिंदी में आप लिखोगे कि आपको मतलब मैसेज भेजने और प्राप्त करने में, फोटो वीडियो अपलोड करने में सक्षम बनाता है। सेकेंडली, आप इसमें अपना मतलब कोई भी आप काम करते हो, आपका बिजनेस है, सर्विस, प्रोडक्ट, वेबसाइट्स को आप प्रमोट कर सकते हो। थर्डली, इसमें आपको किसी भी टाइप के टेक्निकल स्किल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे पेज बनाने के लिए।
ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आपका म्यूजिक में कोई शौक है या आप जिम जाना पसंद करते हैं, तो और कोई दूसरा बंदा जो जिम जाता है या म्यूजिक सीख रहा है या सीखता है, तो उन सब लोगों के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात। सोशल नेटवर्किंग साइट, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि इसमें आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है और आपकी आइडेंटिटी मतलब चुराई जा सकती है, ठीक है। सेकेंडली, इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम, ये तो दिखती बात है। और थर्ड है कि इसमें क्या होता है कि कई बार लोग अपना फेक प्रोफाइल बना देते हैं फेक इंफॉर्मेशन के साथ, और कोई और दिखाने की शौक मतलब दिखाते कि मतलब दिखाते कुछ और होते कुछ और है। जैसे लड़कियों ने लड़कों की प्रोफाइल बना दी या लड़कों ने लड़कियों की प्रोफाइल बना दी। और इसमें ऑनलाइन हरासमेंट और स्टैकिंग के मामले भी काफ़ी देखे जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो सोशल नेटवर्किंग साइट में आपको देखने को अक्सर मिलती है। हिंदी में आप लिखोगे, सबसे बड़ा नुकसान है कि इसमें पहचान की चोरी, धोखाधड़ी हो सकती है, समय की बर्बादी है। और इसमें मतलब आप लोग क्या करते हो, कोई और बनने की कोशिश करते हो, ठीक है। और झूठी इन्फॉर्मेशन के साथ कई ज़्यादा प्रोफाइल, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप में से ही पता नहीं कितनों ने मतलब कोई गलत प्रोफाइल बनाई होगी और किसी अपने फ्रेंड के साथ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ आप चैट कर रहे होंगे। और इसमें मतलब ऑनलाइन हरासमेंट और स्टैकिंग के केस भी काफ़ी देखने को मिलते हैं, और जिनकी वजह ये ऑनलाइन जो वेबसाइट्स हैं वो होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिक्लेयर सेक्शन इन द पीएल एसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर। देखो, पीएल एसक्यूएल ब्लॉक स्ट्रक्चर जो डिक्लेयर सेक्शन है, उसमें क्या होता है कि आप वहां पे कोई वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल का नाम, उसका डाटा टाइप या कोई इनिशियल वैल्यू आप देना चाहते हो, तो वो सब करने के लिए आप डिक्लेयर सेक्शन का यूज करोगे, ठीक है। अब कोई भी प्रोग्राम आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो, नॉट इवन पीएल एसक्यूएल, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, जहां पे भी आप प्रोग्रामिंग यूज करोगे वहां पे वेरिएबल आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें सेक्शन में काम होता है, ब्लॉक में काम होता है। तो यहाँ पे एक सेक्शन आता है और डिक्लेयर सेक्शन, जहां पे आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो, उसका नाम देते हो। सो सिंपली आप लिखोगे, द डिक्लेरेशन सेक्शन अलाउ यू टू डिफाइन डाटा टाइप, स्ट्रक्चर एंड वेरिएबल। यानी यहाँ पे आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, उसका डाटा टाइप, उसका स्ट्रक्चर और इवन इनिशियल वैल्यू भी आप उसकी डिक्लेयर कर सकते हो डिक्लेरेशन सेक्शन में। You often declare variable in the declaration section by giving the name, data type and the initial value. आप अक्सर डिक्लेरेशन सेक्शन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो। आगे मैं यहाँ पे प्रोग्राम भी दिखाऊंगा आपको, तो वहां पे आप देखोगे डिक्लेरेशन सेक्शन जो होता है, ठीक है। तो यानी इसमें आप क्या करते हो, वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जिसका आप वहां पे नाम देते हो, डाटा टाइप लिखते हो, और कई बार हम इनिशियल वैल्यू भी देते हैं, ठीक है। और हिंदी में आप लिखोगे, डिक्लेरेशन सेक्शन आपको डाटा टाइप, स्ट्रक्चर एंड वेरिएबल डिफाइन करने की अनुमति देता है। अब अक्सर डिक्लेरेशन सेक्शन में नेम, डाटा टाइप और इनिशियल वैल्यू देकर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट यू मीन बाय फंक्शन, व्हाट आर द वेरियस काइंड ऑफ फंक्शन इन एसक्यूएल। देखो, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, प्री डिफाइंड स्टेटमेंट होती है जिनका यूज करके हमें सिंपली वैल्यूज देनी होती है, और वो ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। तो इसको आप सिंपली देख लो कि पूरा प्रोग्राम, मतलब कई बार होता है कि कोई प्रोग्राम या कोडिंग हमको बार बार अपने प्रोग्राम में यूज करनी होती है। तो उस केस में अगर हम उसी प्रोग्राम का एक फंक्शन बना लें या उस स्टेटमेंट को कोई फंक्शन बना ले, तो हमें सिंपली वो वैल्यूज उस फंक्शन को देनी होती हैं, और वो ऑटोमेटिकली वो सब हमें कैलकुलेट करके देगा जिसके लिए हमने वो फंक्शन बनाया हुआ है। प्री डिफाइंड भी होते हैं और यूजर डिफाइंड भी होते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप इसका डेफिनेशन देखो, इस तरह से लिखोगे, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। यानी एक कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क करता है, और फंक्शन आर मेथड यूज टू परफॉर्म डाटा ऑपरेशंस। आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके कि फंक्शन कुछ मेथड्स होते हैं जो कि डाटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और एसक्यूएल हैज मेनी इनबिल्ट फंक्शन यूज्ड टू परफॉर्म स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्सेट्रा। एसक्यूएल में बहुत से इनबिल्ट फंक्शन हैं जो कि जैसे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मतलब कोई स्ट्रिंग को आपस में कंबाइन कर सकता है, या और टाइप की कोई मैथमेटिकल फार्मूला है उनको
मतलब कैलकुलेट करने के लिए आप उनका यूज कर सकते हैं। और हिंदी में लिखोगे एक फंक्शन कोड का एक ब्लॉक है जो एक विशिष्ट कार्य करता है और फंक्शन डाटा संचालन के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां या मेथड्स हैं। और इसमें कई इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिनका यूज जो हमें स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अ, एक होता है जैसे आप चाहो तो एसक्यूएल जैसे एग्रीगेट फंक्शन है, इस तरह से हेडिंग देखिए या सिंपली आप उन फंक्शंस का नाम लिख सकते हो। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि कैलकुलेटेड फ्रॉम अ वैल्यू इन ए कॉलम, लाइक ये एवरेज रिटर्न करके देगा, ये नंबर ऑफ काउंट कितनी रोज है। तो आप ये सिंपली ये एग्जांपल लिख सकते हो जैसे 1 to 7 जो भी है। तो ये हेडिंग नहीं देना है तो सिंपली आप ये 7 नाम में से कोई 2 या 3 एग्जांपल लिख सकते हो। और ये स्केलर फंक्शन है, इसमें से भी कोई 2 या 3 नाम आप लिख सकते हो। तो मतलब ये प्री डिफाइंड स्टेटमेंट है जो कि मतलब जिस भी पर्पस के लिए बनाए गए हैं वो आपका पर्पस ये सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ RDBMS रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है दे आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग लार्ज डाटाबेस, यानी ये काफ़ी बड़े बड़े डाटाबेसेस को हैंडल करती है, सपोर्ट करती हैं। ओके। और इनमें डाटा को मतलब स्टोर, मॉडिफाई और एक्सेस करना काफ़ी आसान होता है। और आपको कहीं पे भी मतलब डाटा को अलग अलग जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जब एक जगह पे डाटा को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली उस पर डिपेंडेंट जितनी भी फील्ड है, एप्लीकेशंस है, सब जगह वो डाटा ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड डाटा इज नॉट डुप्लीकेटेड इन RDBMS दैट मेक द डाटा एक्यूरेट, यानी इसमें किसी भी टाइप का डुप्लीकेट या डाटा रिडंडेंसी आपको देखने को नहीं मिलती है। और यहाँ पे एग्जैक्ट डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है। हिंदी में लिखोगे ये लार्ज डाटाबेसेस को हैंडल करने में सक्षम है। इसमें डाटा को स्टोर, मॉडिफाई और एक्सेस करना आसान है। और डाटा को अलग अलग जगह पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप एक जगह पे चेंज करोगे ऑटोमेटिकली सब जगह पे चेंज हो जाता है। और इसमें जो भी डाटा वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता, इसलिए यहाँ पे डाटा जो वो एक्यूरेट रहता है। ठीक है। अभी हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं RDBMS उनका सेटअप कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंडली एक स्पेशलिस्ट आपको चाहिए इन डाटाबेसेस को हैंडल करने के लिए। थर्ड है सिंपली टेक्स्ट को तो आप इजीली स्टोर कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, बट जब आपको ऑडियो, वीडियो या इमेजेस स्टोर करना होता है तो यहाँ पे किसी भी टाइप की सपोर्ट जो वो अवेलेबल नहीं रहती है। और कुछ फील्ड में, कॉलम में या रोज में करेक्टर लिमिट रहती है, यानी उससे ज़्यादा करेक्टर आप उसमें स्टोर नहीं कर सकते हो। हिंदी में लिखोगे इसमें अगर कमर्शियल सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो इनका जो सेटअप कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। और इन RDBMS डाटाबेस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। सिंपल टेक्स्ट तो आसानी से इंसर्ट और एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन ऑडियो, वीडियो और इमेज के लिए रिलेशनल डाटाबेस में किसी भी तरह का सपोर्ट जो वो अवेलेबल नहीं है। और टेबल में कुछ फील्ड ऐसी होती है जिनमें कैरेक्टर लिमिट होती है, और अगर वो लिमिट फुल हो जाती है तो उसकी ज़्यादा वो कैरेक्टर जो अपने आप में स्टोर नहीं करेगा। और नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय टेबल, और टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे। तो टेबल सिंपली एक कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है। रोज और कॉलम जब मिल जाते हैं आपस में तो एक बॉक्स जैसा बनाते हैं, उसी बॉक्स को हम टेबल बोलते हैं। और इसमें डाटा जो वो स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर होता है। तो सिंपली ए टेबल इज अ डाटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इनटू रोज एंड कॉलम्स, यानी ये एक टाइप का डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका जो डाटा है वो रोज एंड कॉलम में ऑर्गेनाइज, व्यवस्थित या फिर सिंपली स्टोर होता है। इट कैन बी यूज टू बोथ स्टोर एंड डिस्प्ले डाटा इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेट, यानी इसका यूज हम करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए भी और डाटा को दिखाने के लिए भी एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। हिंदी में लिखोगे डाटा एक टेबल एक डेटा संरचना और डाटा स्ट्रक्चर है जो इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। और इसका उपयोग स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हम डाटा को स्टोर और डिस्प्ले दोनों करने के लिए करते हैं। अब देखते हैं कि
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल कैसे क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसका पहले हम सिंटैक्स लिखेंगे। तो सिंटैक्स में सबसे पहले आएगा आपके पास क्रिएट टेबल, ये लिखना है आपने, फिर टेबल नेम जो भी आप देना चाहो टेबल नेम वो आएगा, फिर कॉलम और उसके डाटा टाइप आपको दिखाना पड़ेगा, जैसे कॉलम 1 डाटा टाइप, कॉलम 2 3, आप जितने मर्जी चाहो कर सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे क्रिएट टेबल तो वैसे आएगा टेबल नेम, सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं पर्सन्स, फिर कॉलम 1 आ गया पर्सन आईडी, इसका डाटा टाइप हो गया इंट, कॉलम 2 आ गया लास्ट नेम, फिर हमने वेर केयर डाटा टाइप लिया और इसका साइज दिया है, फिर फर्स्ट नेम, फिर वेर केयर, देन एड्रेस वेर केयर, और फिर उसके बाद आ गया सिटी वेर केयर, और लास्ट में इसको क्लोज। तो इस तरह से हम टेबल को मतलब डाटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए PL/SQL कोड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज लेंथ इनटू विड्थ। ओके, सो वेट, हेलो गाइज, यहाँ पे एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है वो लेंथ इंटू विड्थ नहीं बट होता है हाफ ऑफ लेंथ इंटू विड्थ। तो इसके देखो जो सेक्शन है वो इस तरह से हम लेंगे। आपका जो पहले 3 सेक्शन आते हैं यहाँ पे, और डिक्लेयर, बिगिन एंड देन एंड, और सॉरी एक्सेप्शन तो है नहीं यहाँ पे, तो लास्टली एंड ही होगा, वो सेक्शन नहीं है, एक स्टेटमेंट है। सो डिक्लेयर में सबसे पहले हमने एक लेंथ ले लिया है वेरिएबल, जिसका नाम भी हमने लेंथ ही रखा है, और विड्थ लिया एक वेरिएबल, और दोनों को डाटा टाइप जो वो नंबर है, और एक जहाँ पे हमें स्टेटमेंट को मतलब शो करवाना है वो हमने वेरिएबल लिया है एरिया। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, और 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिगिन सेक्शन आएगा, जो कि मैंने बोला था कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिगिन सेक्शन। सो बिगिन सेक्शन में हमारी मेन कोडिंग आती है और सिंपली ये बताता है कि यहाँ से आपका जो मेन प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है। सो एरिया लेंथ हमने ऊपर डिक्लेयर कर दी है, डिक्लेयर सेक्शन में लेंथ डिक्लेयर कर दिया, विड्थ डिक्लेयर कर दिया है हमने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया का फार्मूला लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू 0.5 स्टार इंटू विड्थ, यानी 1/2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ, और सिंपली यहाँ पे हम एरिया को मतलब डिस्प्ले कर देंगे स्टेटमेंट के साथ। आपका एरिया कैलकुलेट होकर डिस्प्ले होगा, और लास्ट में हम एंड लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमसे लेंथ और विड्थ की वैल्यू पूछेगा और सिंपली कैलकुलेट करके दे देगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, दो डॉट, और जो भी आंसर जो भी वेरिएबल हम देंगे उसी हिसाब से ये वैल्यूज कैलकुलेट कर देगा, यानी जो भी वैल्यू हम वेरिएबल्स की देंगे। सो नेक्स्ट है, ये हमें सीरीज जनरेट करनी है 15930, एंड सिंपली यहाँ से आपका जो सीरीज है वो स्टार्ट होगा 1 से, फिर उस सब में 444 प्लस करते रहना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, डिक्लेयर आ गया, फिर बिगिन आ गया, देन एंड आ गया। ठीक है, और बिगिन मैंने इसको वाइल लूप के साथ किया, तो हम सिंपली लिखेंगे वाइल x स्मॉलर देन इक्वल टू 60, फिर लूप एंड देन एंड लूप, यानी इसमें एक वेरिएबल लिया है x, जिसको इनिशियलाइज किया मैंने 1 से, यानी x वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ, और साथ में इनिशियलाइज कर रहा हूँ, यानी उसकी स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं 1 से, फिर वाइल कंडीशन लगा रहा हूँ, यानी जब तक x की वैल्यू 60 से कम है या फिर 60 है तो ये हमें मतलब वैल्यू दिखाता चलेगा। जैसे सबसे पहले दिखाएगा हमें 1, फिर उसके बाद हमने लिखा है x डॉट इज इक्वल टू x प्लस 4, यानी फिर 4 प्लस करेगा, 1 प्लस 4 हो जाएगा 5 को फिर 60 से कंपेयर करेगा, स्टेटमेंट ट्रू है, फिर 5 प्रिंट करेगा। तो इस तरह से करते 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 ये सारी सीरीज को प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो अब आगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक। सबसे पहले हमने नेटवर्किंग साइट के बारे में पढ़ा था, सोशल नेटवर्किंग की साइट के बारे में, तो वही है ये फेसबुक। तो फेसबुक के बारे में तो आप खुद भी लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से लिखना है। सो ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो ये आसान बनाती है कि आप अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो सके और उनके साथ किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो वो आप शेयर
कर सकते हैं। सो फेसबुक इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट दैट मेक इट इजी फॉर यू टू कनेक्ट एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑनलाइन। ओरिजिनली डिजाइंड फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग में मतलब इसको किस लिए बनाया गया था? कॉलेज फ्रेंड्स के लिए। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, जिसको फाउंडर हैं, जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड थे, यानी जब वो वहां पे पढ़ते थे। हिंदी में लिखोगे, फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जो आपके लिए परिवार और दोस्तों के साथ ऑनलाइन जुड़ना और किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन साझा करना आसान बनाता है। ये कॉलेज के छात्रों के लिए बनाया गया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, और फेसबुक 2004 में स्टार्ट हुआ था। मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, और जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। नेक्स्ट आ गया ई कॉमर्स। देखो, कॉमर्स का मतलब होता है सिंपली बिजनेस या व्यापार। तो जिस व्यापार को करने के लिए हम इंटरनेट का यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम ई कॉमर्स। और सिंपली ई कॉमर्स में क्या होता है, कोई भी सर्विस या गुड्स या तो खरीदा जाता है, बेचा जाता है, या फिर फंड्स ट्रांसफर किए जाते हैं, या फिर रिसीव किए जाते हैं। सो ई कॉमर्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ईसी भी बोलते हैं, इज अ बाय एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स और डाटा ओवर एन इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, प्राइमरली द इंटरनेट। यानी जिसमें हम कोई सर्विसेज या कोई प्रोडक्ट जो है उसको खरीदते हैं, बेचते हैं, अपना फंड या डाटा हम एक्सचेंज कर रहे हैं एक ऐसे नेटवर्क के ऊपर, स्पेशली इंटरनेट, तो उसको बोलते हैं हम ई कॉमर्स। और ये एग्जांपल दिए गए कि ये किस वे में अकर होती है, या तो बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर टू बिजनेस। इस टाइप की ट्रांजेक्शन जो है वो इसमें एग्जिस्ट कर सकती हैं। सो हिंदी में लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इंटरनेट जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर व्यापार करने का एक तरीका है। और ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीद या बिक्री इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे इंटरनेट के द्वारा होती है। ये इंटरनेट पर व्यापार है, और ई कॉमर्स को व्यापक रूप से इंटरनेट पर उत्पादों या प्रोडक्ट की खरीदारी और बिक्री माना जाता है। और वर्तमान समय में ये सबसे इम्पोर्टेंट मतलब पहलुओं में से एक है, और इंटरनेट पर सामान खरीदना बेचना ई कॉमर्स के सबसे लोकप्रिय एग्जाम्पल्स में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स। यानी आप ये देख लो कि कोई ऑनलाइन शॉप है, फेसबुक पे आप रजिस्टर हो, या मीशो पे आप रजिस्टर हो, आपका जो भी आप प्रोडक्ट है, जो भी टाइप का आपका बिजनेस है वो उस पर रजिस्टर है, या फिर आपकी कोई दुकान है, ठीक है, कहीं पे भी रखी है आपने, सिटी में रखी है, चाहे अपने घर के आसपास या आपकी जो नियर बाई मार्केट है वहां पे आपकी कोई दुकान है। तो बस ये दो चीजें आपने दिमाग में रखनी है, और उसी हिसाब से आपने आंसर जो है वो लिखना है। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश इनका आंसर दोनों का एक ही इसमें आएगा। तो सबसे पहले एक जगह हम ट्रेडिशनल कॉमर्स और एक जगह ई कॉमर्स। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम एक्सेसिबिलिटी, यानी कब कब हम यहाँ से सामान खरीद सकते हैं। तो देखो, इसका तो आ जाएगा लिमिटेड, और इसका आएगा एनी टाइम। लिमिटेड इसलिए क्योंकि दुकान का एक टाइम होता है कि 9 से 5 खुलेगी या 10 से 10 खुलेगी, 24 घंटे पे खुली नहीं रहेगी, ठीक है। और ये ई कॉमर्स कभी भी अपना सामान बेच सकते हैं। फिर स्कोप, इसका स्कोप जो है ट्रेडिशनल का लिमिटेड होगा, जहां पे भी आपकी शॉप है, ठीक है, और इसका पूरी दुनिया में होगा। फिर बिजनेस रिलेशनशिप, इसका लीनियर है और इसका है एंड टू एंड। देन मार्केटिंग, मार्केटिंग देखो इसकी होती है वन वे, और यहाँ पे वन टू वन। देन पेमेंट, पेमेंट के लिए हम कैश, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, चेक का यूज करते हैं, और यहाँ पे डेबिट, क्रेडिट, नेफ्ट, कैश और डिलीवरी सब कुछ हम यूज कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट कब मिलता है। यहाँ पे तो इंस्टेंटली मिल जाएगा, ठीक है, तभी के तभी, बट ऑनलाइन में कुछ टाइम लगता है। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय लूप स्टेटमेंट और आइटरेटिव कंट्रोल। देखो, लूप स्टेटमेंट का सिंपली मतलब है कि ऐसे स्टेटमेंट जिनको कंडीशन के अकॉर्डिंग बार बार एग्जीक्यूट किया जाता है उनको बोलते हैं हम लूप स्टेटमेंट। तो इसका आंसर लिखेंगे, एन आइट्रेशन स्टेटमेंट और द लूप रिपीटेडली एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट नोन एज अ लूप बॉडी, यानी किसी स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करती है जिसको हम लूप बॉडी भी बोलते हैं, until the controlling expression is false, यानी जब तक जो भी कंडीशन रखी गई है
जब तक वो ट्रू है तब तक वो उसको चलाता रहेगा, जैसे फॉल्स होगा तो एग्जिट कर देगा। और सेकंड डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, आइटरेशन इज द प्रोसेस वेयर अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम और अंटिल ए कंडीशन इज मेट। यानी आइटरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट किया जाता है या रिपीट किया जाता है जितने टाइम के लिए उसको मतलब सेट किए गए, जैसे 4 टाइम रिपीट करना है या 5 टाइम रिपीट करना है, या फिर जब तक आपकी कोई कंडीशन जो हो वो सही रहती है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा एक सीरीज प्रिंट की थी, तो वहां पे वाइल कंडीशन के लिए मैंने लिखा था x स्मॉलर देन इक्वल टू 60, यानी जब तक आपका नंबर बढ़ते बढ़ते 1 5 9 13 जब तक 60 या 66 मतलब 60 तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये रिपीट करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। जैसे ही इसने प्लस कर दिया, जैसे मान लिया 64 हो गया या इवन 61 ही हो गया मान लिया, तो ये उसको प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि वहां पे कंडीशन जो आपकी फॉल्स हो रही है। सच स्टेटमेंट इज नोन एज द कंडीशन आइटरेटिव स्टेटमेंट, यानी ऐसे स्टेटमेंट को हम आइटरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में आप लिखेंगे द आइटरेशन स्टेटमेंट और लूप बार बार एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है, जिसे लूप बॉडी कहते हैं जब तक कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन फॉल्स ना हो, यानी जब तक वो सही होता है तब तक एग्जीक्यूट करेगा। और सेकंड डेफिनेशन आप लिखोगे, आइटरेशन वह प्रक्रिया जिसमें इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट का एक सेट स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, यानी कोई भी स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रिपीट होती है जब तक कि किसी कंडीशन को वो पूरा करती रहती है तब तक रिपीट होगी। जैसे फॉल्स होगी वो एग्जिट कर देगा, और इस तरह के स्टेटमेंट को आइटरेटिव स्टेटमेंट बोला जाता है। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिगिन एंड एक्सेप्शन सेक्शन। देखिए, बिगिन सेक्शन का सिंपली मतलब है कि यहाँ पे आपका पीएलएस कोड का मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा और ये सारा एग्जीक्यूटेबल सेक्शन होता है। ठीक है, यानी जो भी डिक्लेयर सेक्शन में आप वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, बट उसकी उस वेरिएबल को यूज करना है, उसकी कोई वैल्यू आपने मतलब कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, तो ये सब करने के लिए आपको बिगिन सेक्शन का यूज करना पड़ता है। तो आप सिंपली लिखोगे PL SQL ब्लॉक हैज अ एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, यानी इसका एक एग्जीक्यूटेबल सेक्शन होता है जिसमें मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। एंड एग्जीक्यूटेबल सेक्शन स्टार्ट विद द कीवर्ड बिगिन एंड एंड्स विद द कीवर्ड एंड, यानी ये जो सेक्शन है वो स्टार्ट यानी PL SQL का जो मेन प्रोग्राम है वो बिगिन जो स्टेटमेंट है इसके साथ ही स्टार्ट होता है, और यहाँ पे आपकी मेन कोडिंग आती है। और इसको जब हम खत्म करते हैं तो एंड कीवर्ड का यूज करते हैं। और रही बात एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो उस एरर को कैच करने के लिए, मान लिया कोई प्रोग्राम आपने लिखा और उसमें किसी भी टाइप की गलती आ रही है, तो प्रोग्राम जब आप एग्जीक्यूट करोगे, क्योंकि आपका कोड गलत है तो वो कोई भी आंसर नहीं दिखाएगा आपको कि क्या दिक्कत है इसमें। ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लिया आपका जो एटीएम है उसमें आपने कार्ड डालने के बाद पिन डाला, आप पिन डालते हो गलत, है ना, तो गलत डालते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आगे के ऑप्शन नहीं आएंगे, जैसे पैसे विड्रॉ करने हैं या बैलेंस देखना है, कुछ भी आपको शो नहीं होगा। समझ रहे हैं, जैसे फोन पे है, गूगल पे है, सबसे पहले आपको पिन डालना पड़ता है, जब तक आप पिन नहीं डालोगे आपका फोन पे या गूगल पे ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी आप गलत पिन डालते हो तो आपको झट से मैसेज आता है कि रॉन्ग पिन। ठीक है, तो अब देखो रॉन्ग पिन आता है तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि मैं ये गलती कर रहा हूं, पर जब ये एरर ही नहीं आएगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि प्रोग्राम में क्या गलती है और आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। यानी जब आपको वो बोलेगा नहीं कि आपका पिन गलत है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं चल रही है ये। ठीक है, मैं पिन गलत भर रहा हूँ या कोई और दिक्कत है, आपको समझ में नहीं आएगा। कई बार कुछ और एरर देता है, जैसे बैंक का सर्वर डाउन हो जाता है। तो यानी जो भी एरर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम आते हैं उनको दिखाने के लिए, यानी अभी क्या दिक्कत आ रही है इस प्रोग्राम में, ठीक है, या कोई भी आप काम कर रहे हो ये क्यों नहीं हो रहा है, तो ये सब दिखाने के लिए हम एक्सेप्शन का यूज करते हैं। एक्सेप्शन के कारण ही हमारा प्रोग्राम जो वो रन हो पाता है। अगर हम इस एक्सेप्शन को हटा देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, और गलती क्या है, और कुछ दिखाएगा नहीं तो हमें एरर का भी पता नहीं चलेगा। सो एक्सेप्शन इज एन एरर कंडीशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी जब भी प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होता है तो ये एरर कंडीशन है
And PLSQL support programmer to catch such condition using exception block in the program and an appropriate action is taken against the error condition. यानी PLSQL सपोर्ट करता है प्रोग्रामर को कि कैच करे ऐसी कंडीशंस को, यानी कोई भी एरर आपके प्रोग्राम में आ रहा तो उसको फाइंड आउट करे यूजिंग एक्सेप्शन ब्लॉक एंड उसके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन, यानी उसको सही करने के लिए फिर उसके अकॉर्डिंग ही अपने प्रोग्राम में चेंज करे ताकि आपका प्रोग्राम जिस पर्पज के लिए बनाया गया है वो उस पर्पज के लिए अच्छे से रन हो। ये दो टाइप के होते हैं, एक सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन और दूसरा होता है आपका यूजर डिफाइंड। ओके, ये नीचे वाला पता नहीं क्यों नहीं हट रहा है, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। देखो, सो PLSQL ब्लॉक में एक एग्जीक्यूटेबल सेक्शन होता है। एक एग्जीक्यूटेबल सेक्शन बिगिन कीवर्ड से शुरू होता है और कीवर्ड एंड के साथ समाप्त होता है, यानी आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूटेबल सेक्शन है वो बिगिन कीवर्ड के साथ स्टार्ट होता है और एंड के साथ खत्म हो जाता है। और एक एक्सेप्शन एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान एक एरर कंडीशन है जो कि जो भी यूजर्स है उसको ये हेल्प करता है, यानी प्रोग्रामर्स है उसको हेल्प करता है कि आपके प्रोग्राम में क्या गलती है उनको फाइंड आउट करें और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम में चेंजेस करें। और एक्सेप्शन जो वो दो टाइप की होती है, एक सिस्टम डिफाइंड और दूसरी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, आई होप आपका पेपर सही हो। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।